अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं गाज़ा के या फ़लस्तीन के कहिए, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जिस तरह की सो कॉल्ड सुपर पावर्स, उसमें स्पेशली अमेरिका एक इंसानियत, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी की बात करता है, और दूसरी तरफ और ये इसी की प्रिटेक्स्ट पर उसने जाने कितने मुल्कों को बर्बाद कर दिया। उसी की एग्ज़ाम्पल आप देखिए गाज़ा में जो इज़राइल कर रहा है 7 अक्टूबर 2023 के बाद, तकरीबन 5 महीने होने को आए हैं। जिस तरह से वहाँ इंसानियत का जनाजा निकाला जा रहा है, जिस तरह से तबाही लाई जा रही है, उस सब में अमेरिका का उतना ही हाथ है जितना कि इजराइल का। अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि इसने दुनिया के जाने कितने मुल्कों को बर्बाद किया और उसके बाद उन्हें इतना कमज़ोर कर देता है कि फिर वहाँ अपनी कठपुतली एक सरकार बैठाता है, फिर मदद के नाम पर, इंसानियत के नाम पर कुछ पैसा देता है और वहाँ की हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लेता है। यही इसने वियतनाम में किया, यही कोरिया में हुआ, यही जापान में हुआ कि जहाँ दुनिया में सबसे पहले बम का इस्तेमाल हुआ, इंसानियत का जनाजा निकाला गया, लाखों आदमी मारे गए। वहाँ फिर जो गवर्नमेंट बनवाई वो इस तरह की गवर्नमेंट है जो इनके मातहत है, इनकी कठपुतली सरकार है और इनके एलाइज हैं, सबसे बड़े जापान वाले। उसके बाद अरब कंट्रीज में आप देख ही रहे हैं कि इराक़ के ऊपर डेमोक्रेसी के नाम पर, डिक्टेटरशिप ख़त्म करने के नाम पर, झूठे प्रिटेक्स्ट के ऊपर कि दे हो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उस मुल्क को बर्बाद कर दिया। और 20 साल से ज़्यादा हो गए, ना वहाँ स्टेबिलिटी आई है, ना वहाँ डेमोक्रेसी आई है, ना वहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ। सिर्फ इन्हें तेल चाहिए था, उसका तेल बेच रहे हैं। उसके बाद आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, वहाँ लाखों आदमियों को घर से बेघर किया और लाखों ही को मारा, ख़त्म किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सऊदी के को सपोर्ट दे कर के यमन को बर्बाद किया। 2015 से यमन में बर्बादगी चल रही है। उधर लीबिया को बर्बाद किया। उधर मुर्सी एक 40-50 साल के बाद एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन लड़ कर के इजिप्ट में पावर आए थे, लेकिन चूंकि वो आपको सूट नहीं कर रहे थे तो आपने वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को कुर्सी से उतारा और एक डिक्टेटर को बैठाया और उसे फाइनली ही वॉज किल्ड। ये आपकी हिस्ट्री रही है और हर जगह आप जलील होकर के निकले हैं और लोगों को उनके हाल पे छोड़ करके भाग गए हैं। यही प्लानिंग 1948 से अरब्स के साथ चल रही है, लेकिन बदकिस्मती ये कि अरब्स उसे समझने को तैयार नहीं है। जो गाज़ा में मेरा यह 5वां-6वां वीडियो है, जो मैंने पहले भी कहा कि इनका ये लगता है जो ड्रामा हुआ 7 अक्टूबर को, इट वाज ए देयर ओन क्रिएशन। इन्होंने उन्हें अलाउ किया कि इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर ये उस पर कब्ज़ा कर सके। जो 7 अक्टूबर को हुआ और जो कुछ लोग इनोसेंट मारे गए, नो डाउट वो गलत है, उसे कंडेम किया जाता है। लेकिन आपने 2007 से जो जिस तरह की पाबंदी लगा रखी है, तो वो तो ओपन एयर जेल में रह रहे थे। ना उनके पास दवाई थी अनफ, ना उनके पास पानी था, ना उनके पास बिजली थी, और जब चाहे आप जिसे मार लेते थे। एनी हाउ, 7 अक्टूबर के प्रिटेक्स्ट पर आपने अटैक किया। पहले शुरुआत की कि नॉर्थ वाले साउथ में चले जाएं, हम नॉर्थ में तलाशी लेंगे हमास कहाँ रहते हैं।
जब वो साउथ में जाने लगे तो आपने साउथ में भी बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। जितने हॉस्पिटल्स को कहा कि भाई वहाँ शरण ले लीजिए, वहाँ भी आपने बम्बार्डमेंट किया और कहा कि इसके नीचे सुरंग है, हमास यहीं रह रहे। जो स्कूल्स में इकट्ठे हुए उनके ऊपर भी आपने बम्बार्डमेंट किया। फिर आप कहते हैं कि आप सेंट्रल गाज़ा में जाइए, वहाँ गए तो वहाँ भी बम्बार्डमेंट किया। फाइनली जो मैंने उस वक्त कहा था, इनकी प्लानिंग है कि पूरे वेस्ट बैंक और गाज़ा को इजराइल का इंटीग्रल पार्ट बना दें और वहाँ से जितने ज़्यादा हो सकता है फ़लस्तीन को निकाल दिया जाए। जो थोड़े बहुत बचे जैसे ऑलरेडी इजराइल के अंदर हैं, वो एक मजदूर बन के रह जाए। तो ये उस गोल को पूरा करने में लगे हुए हैं कि एक तरफा पूरे गाज़ा और वेस्ट बैंक पर इनका कब्ज़ा हो। ये स्टडी चल रही है और इसमें मैं समझता हूँ पूरा यूरोप, अमेरिका और सब अरब कंट्रीज़ दे आर इन्वॉल्व इन दिस कॉन्स्पिरेसी। चूँकि अब होना क्या है, उधर इजिप्ट का एक रफ़ा बॉर्डर है और रफ़ा सिटी है, तो इस वक्त तकरीबन 15 लाख आदमी वहाँ पर है। अब इनका प्रेशर है कि वो गेट खुले और उन्हें सिनाई में धक्का दे दिया जाए और वहाँ रेगिस्तान में बसाया जाए। ये इनकी पॉलिसी अब से नहीं है, 20, 30, 50 साल से इनकी प्लानिंग चल रही है, जिस वक्त अब ये फाइनली ये करने जा रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में भी ये कहा था जो 8-9 अक्टूबर में किया था। तो अब कहा जा रहा है कि साहब ब्लिंकन साहब आ गए, अमेरिका से फलाना आए, वो इजिप्ट से बात कर रहे हैं, वो कुवैत से बात कर रहे हैं, वो जॉर्डन से बात कर रहे हैं, वो कतर से बात कर रहे हैं। बात कुछ नहीं कर रहे हैं, बात सिर्फ वो कहते रहते हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि बम्बार्डमेंट बंद करिए। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि वहाँ बच्चे, इनोसेंट बच्चे, बूढ़े मारे जा रहे हैं। उन्होंने ये बात नहीं कही वहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, खाने को नहीं, दवाइयाँ नहीं। सिर्फ ये कभी कभी ये कह देते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए कि साहब इनोसेंट लोगों को बचा करके बम्बार्डमेंट करें। क्या वहाँ से देख करके ये नज़र आता है कौन इनोसेंट है? और इनोसेंट अगर गलत है भी, जो कि गलत नहीं है, जिसे हमास कहते हैं, ये हमास इज नॉट टेररिस्ट। हमास अपनी इज्जत की, अपने देश को बचाने की जंग लड़ रहा है, वो फ्रीडम फाइटर है। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर लेंगे जब बम्बार्डमेंट करते हैं? तो अब फाइनली जो होने जा रहा है, देखिए, नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वार, के दबाव ये डालेंगे। दबाव क्या, वो दिखाने के लिए गेट नहीं खोल रहा था, रफा बॉर्डर को नहीं खोल रहा था इजिप्ट, वरना उसकी हैसियत क्या है? उसे तो खुद अमेरिका ने और सऊदीज़ ने मुर्सी को का तख्ता पलटवा करके कुर्सी पर बैठाया है। दूसरी, मुल्क बहुत बड़ा है नो डाउट, लेकिन ही डिपेंडेंट ऑन द एड फ्रॉम सऊदी और अमेरिका, तो उसकी हैसियत ही कोई नहीं। तो फाइनल जब यहाँ बम्बार्डमेंट होगा तो उसे कहा जाएगा, अब वो कहेगा मैं मजबूर हो गया, इंसानियत के लिए मैंने इनकी जान बचाने के लिए रफ़ा बॉर्डर खोल दिया। लिहाजा 15 लाख आदमी थे, टोटल 23 लाख पॉपुलेशन थी, 2-3 लाख इंजर्ड हैं, 1 लाख के करीब मारे गए होंगे और 15-16 लाख ये लोग उन्हें रफ़ा बॉर्डर से धक्का दे करके भेज देंगे इजिप्ट के अंदर। और चूँकि ये कानून है इजराइल गवर्नमेंट का कि जो भी फ़लस्तीन मुल्क छोड़ के बाहर गया उसे वापस आने का कोई राइट नहीं है, तो ये वहाँ पर रिफ्यूजी रहेंगे। लेकिन इस तरह के रिफ्यूजी नहीं जो दुनिया भर में सिस्टम है कि रिफ्यूजी टेम्परेरी जाते हैं और जब मुल्क में शांति हो जाती है तो वो अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। सो दीज फ़लस्तीन जो गाज़ा के लोग हैं जिन्हें ये पुश करेंगे रफ़ा बॉर्डर से, उन्हें वापस आने का राइट नहीं होगा और वहाँ पर वो ज़िंदगी भर उस रेगिस्तान में ना वहाँ चूँकि ना कोई डेवलपमेंट है ना कोई रोज़गार होगा, तो दूसरों की मर्ज़ी पर एज ए रिफ्यूजी रहेंगे और ये उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। अब आइए दूसरी तरफ, अभी तक तो आपको गाज़ा में हमास नज़र आ रहा था और हमास ने, जबकि उन्हें मैंडेट मिली थी 2007 में, लेकिन आपने हैंड ओवर नहीं किया और फ़लस्तीन अथॉरिटी के नाम पर एक साहब को वहाँ बैठा दिया गया।
जो कि 100% इसराइल और अमेरिका और सऊदी इन सब के कंट्रोल में है। बयान उससे कभी कभी दिलवाते रहते हैं। तो आपको गाजा से थी, आपकी इंटेंशन तो इस पे भी साफ है। आपने 2-3 महीने से वेस्ट बैंक में भी रोज़ाना कहीं ना कहीं बम्बारमेंट, फायरिंग और कुछ लोगों को मारना, ये मुस्तकिल आपका चल रहा है। तो गाजा के बाद जो है नेक्स्ट नंबर वो आएगा वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक को भी कम्प्लीटली उसकी मोर देन 50% पॉपुलेशन को ये सिनाई में भेजेंगे, दूसरी जगहों पर भेजेंगे, और ये पूरा इनका एक मिनी ग्रांड इजराइल होगा। क्योंकि ग्रांड इजराइल तो कुछ और है, वो मैं भी बताऊंगा। ये होगा मिनी ग्रांड इजराइल, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक इनका हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद जो इनका ग्रांड इजराइल का कंसेप्ट है, उसमें जॉर्डन का कुछ हिस्सा है, उसमें लेबनान का है, उसमें सीरिया है, उसमें कुछ इवन ईरान का हिस्सा भी है, और सऊदी और यूएई भी है। तो ये सब मिला करके इनका है कि पूरा ये खित्ते पर इनका राज होगा, और ये बाकी सब इनके ग़ुलाम बन कर के रहेंगे। और इन अरब्स को शायद ये एहसास नहीं, ये समझते हैं कि अमेरिका इन्हें बचा लेगा, और इन्हें डर है जो इनकी बादशाहत है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से ये ऐश कर रहे हैं पब्लिक के पैसे पर, इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत दिन नहीं लगेगा इसमें। विदिन 10 years you will see that most of the Arab land will go to Israel, उनके कंट्रोल में होगा, और वो ग्रैंड इजराइल का कंसेप्ट बन कर के आएगा। रहा जहाँ तक ईरान है, ईरान आसानी से जाने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के जो लोग हैं वो बहादुर लोग हैं, उनका अल्लाह पर यकीन है, भरोसा है, दे नो हाउ टू सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस करते हैं। जो बदकिस्मती से अरबों का होना चाहिए था, अरबों के अंदर जो होनी चाहिए थी क़ुव्वत, वो ईरान में है, अरब्स में नहीं है। तो ईरान तो आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी बिकम ए न्यूक्लियर पावर, और इतना आसान नहीं होगा कि ईरान को ये इज़राइल हजम कर सके। और जो इज़राइल का जो ईरान का स्टैंड था वो बिल्कुल प्रूव हो रहा है। वो ये रहा हमेशा कि इज़राइल इलीगल मुल्क है, लिहाजा इसे इजराइलीज़ को, यहूदियों को खाली करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट देयर लैंड, दिस इज़ लैंड ऑफ फलस्तीन। बहुत से लोग कहते थे कि ये गलत है, ये सोच गलत है कि किसी मुल्क को वाइप आउट करने की बात कही जाए, लेकिन ये तो अंदाज़ा हो रहा है ये वाइप आउट की कर रहे हैं। उधर तो ऑलरेडी वाइप आउट ऑलमोस्ट करने पर आ चुके हैं। इजराइल जो बसा है वो तो अरब लैंड के ऊपर बसाया गया, एंड इट वॉज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। जिस वक्त इन्हें बुरी तरह से हिटलर ने मारा है, वहाँ कत्लेआम हुआ है, करोड़ों में लोगों को भट्टियों में झोंका है, उसके बाद इन्हें ये सोकॉल्ड प्रोमिस लैंड के नाम पर दिया गया। तो ठीक है, चलिए, उस वक्त इन लोगों ने भी, अरब्स ने तो बड़े खुले दिल से इन्हें एक्सेप्ट किया था कि भाई आप रहिए, लेकिन आप किराएदार हैं और आप असल मालिक को धक्का दे करके पूरे पे कब्जा करें, तो इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो गाज़ा में लोगों ने जंग करी, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की, उसे हिस्ट्री याद रखेगी और उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ अभी अमेरिका ने कहा कि हम टेम्प्रेरी एक टेम्प्रेरी सीज फायर की रिक्वेस्ट करते हैं। एक तो ये कि इज़राइल की हैसियत ही क्या है। इज़राइल अगर अमेरिका कुछ कहे तो इसकी हिम्मत नहीं कि उसे इग्नोर कर सके। वो जानता है कि वो अमेरिका हिम्मत ना करेगा, और ना अमेरिका चाहता है। अमेरिका खुद चाहता है कि इस पूरे खित्ते में कंट्रोल रखने के लिए उसे इज़राइल की ज़रूरत है। तो बाय ऑल मीन्स ही इज़ सपोर्टिंग इज़राइल, पूरा यूरोप उसके साथ है, लेकिन बदकिस्मती से आपके पूरे अरब वर्ल्ड भी साथ है। और बाकी रहा इन ऑल अराउंड देयर आर 57 मुस्लिम कंट्रीज़, चूँकि वो सब किसी न किसी तरह से अरब कंट्रीज से, ख़ासतौर से सऊदी से पैसा लेते हैं, मदद लेते हैं, तो उनकी भी हिम्मत ये नहीं हो रही कि कुछ बोले। वी सलूट साउथ अफ्रीका, वी सलूट एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने हिम्मत करी है बोलने की,
जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया में हो रहा है, कोर्ट ऑफ जस्टिस से जस्टिस नहीं डिलीवर हो रही, या होती है तो इतनी डिलेड जस्टिस होती है कि जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है तब उसका जजमेंट होता है। वही यहाँ पर हो रहा है। जो इंटरनेशनल कोर्ट में गया था साउथ अफ्रीका ने नो डाउट बड़ा एक एग्जाम्पल क्रिएट की और एक बहुत बड़ा काम किया, जो कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ को भी करना चाहिए था, एक उसने करके दिखाया। लेकिन चूँकि चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, सबके ऊपर कंट्रोल तो अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज का है। तो दिन बहुत बुरे आ रहे हैं, और इनकी इससे देखिए ये लोग कैसे यूज़ करते हैं ये अमेरिका। यूक्रेन में उसे चढ़ाया, उसका टकराव करा दिया रशिया से, और अब चूँकि आपका लार्ज इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में है, तेल तो आपको यहाँ से चुराना है, वहाँ से तो उतना कुछ, वो तो यूरोपियन है, यूक्रेन पार्ट ऑफ यूरोप, तो वहाँ से बहुत कुछ तो मिलना नहीं है, तो उसे आपने ऑलमोस्ट डेजर्ट कर दिया है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और फाइनली ही विल हैव नो वे बट टू सरेंडर बिफोर रशिया। और रशिया जो वहाँ कर रहा है, उन्होंने अगर कुछ ज्यादती की तो आपने पूरी दुनिया की प्रेस में कहा, वहाँ बच्चों को मार रहा है, वहाँ घरों को गिरा रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है, लेकिन आज तक आपकी प्रेस, पूरी वेस्टर्न प्रेस, एक वर्ड इस बारे में नहीं बोल पा रही कि साहब वहाँ बच्चों के साथ क्या हो रहा, कैसे हॉस्पिटल्स पे बम्बार्डमेंट हो रहा, कैसे इनोसेंट लोगों को मैसेकर किया जा रहा। आपकी ज़बान इस पर अब तक नहीं खुली, बल्कि आप चाहते हैं कोई इस बात को दूसरे भी ना कहें, और नहीं कह रहे हैं लोग। लेकिन मुझे खुशी भी है कि यूरोप हो या अमेरिका हो या दूसरे कंट्रीज़ हो, वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पर कम से कम पब्लिक तो आवाज़ उठा रही है। गवर्नमेंट नहीं उठा रही, लेकिन पब्लिक सड़कों पर आ रही। मैं यहाँ न्यूजीलैंड में हूँ, यहाँ हर सैटरडे को ऑलमोस्ट हर शहर के अंदर 2 घंटा 1 बजे से 3 बजे तक प्रोटेस्ट होता है एवरी सैटरडे, और हर तरह के लोग, गोरे भी, काले भी, अफ्रीकन भी, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के वहाँ आते हैं और वहाँ अपना प्रोटेस्ट करते हैं इसराइल की एक्शन के ख़िलाफ़, उसके मैसेकर के ख़िलाफ़ और गाज़ा के लोगों की सपोर्ट में। तो वी वेलकम दिस थिंग। एनी हाउ, जो होना था ऑलमोस्ट, वो जो गाज़ा का मामला था, it is coming to an end, and finally you will see that within few days they will be pushed, the Rafah border will be opened and they will be pushed to Sinai, जो उनका मकसद था। और उसके बाद आपका वेस्ट बैंक भी चला जाएगा, और फिर वेट करिए। थैंक यू वेरी मच।